हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे आप सब? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। खैर चलो, ये तो हो गई फालतू की बातें। ठीक है, तो आज हमें स्टार्ट करना है क्लास 10th का इलेक्ट्रिसिटी जो हमारा चैप्टर है उसका थर्ड लेक्चर, जिसमें हमको स्टार्ट करना है ओम्स लॉ के बारे में और पढ़ेंगे कुछ कॉम्बिनेशंस ऑफ रेजिस्टर और देखेंगे अगर वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं हुआ तो उससे रिलेटेड कुछ एक दो न्यूमेरिकल भी ट्राई करेंगे। ठीक है, तो चलते हैं बोर्ड पे, स्टार्ट करते हैं ओम्स लॉ। ये अपना जो इलेक्ट्रिसिटी जो पहला चैप्टर है ना उसका थर्ड लेक्चर है, इसको याद रखना आप लोग। ठीक है, एपिसोड थर्ड है ये, एपिसोड थर्ड। ठीक है, जिसमें हमको पढ़ना क्या है, ओम्स लॉ के बारे में पढ़ना है। क्या पढ़ना है बच्चों? ओम्स लॉ के बारे में। ठीक है भाई, अब मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस अगर आपको याद नहीं है तो थोड़ा सा रिवाइज करा दूँ कि V इज़ इक्वल टू हम लोग लिखते हैं W अपॉन Q। यहाँ पे जो W है वो क्या होता है? वर्क डन टू कैरी दिस चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, उसको हम बोल देते हैं पोटेंशियल। यानी किसी भी अगर यूनिट चार्ज को आप एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लेके जाते हैं, शिफ्ट करते हैं, ठीक है, तो जो भी आप वर्क करते हैं वही वर्क जो है वो आपका पोटेंशियल या पोटेंशियल डिफरेंस कहलाता है। अब मैंने पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में डिटेल में चर्चा करी थी लास्ट वीडियो में, जो हमारा सेकंड लेक्चर था, तो उसको जाके आप देख सकते हैं या फिर यूट्यूब पे टाइप करें पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस बाय कॉन्सेप्चुअल फिजिक्स, तो आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो आज हमें बात करना है ओम्स लॉ के बारे में। बच्चों, ओम्स ने, जो साइंटिस्ट का नाम है ओम, इन्होंने बताया कि V प्रोपोर्शनल टू I होता है। अब यहाँ पे V क्या है बच्चों? पोटेंशियल डिफरेंस। I क्या है? करंट जो सर्किट में फ्लो हो रही। तो इसको हम स्टेटमेंट के फॉर्म में किस तरह लिख सकते हैं? तो सबसे इम्पॉर्टेंट इसमें बात है एट कांस्टेंट टेम्परेचर। ये एक सबसे इम्पॉर्टेंट बात है। अभी आपको सब क्लियर हो जाएगा कि ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ। ठीक है, तो एट कांस्टेंट टेम्परेचर एक मिनट ज़रा बच्चों रुको, थोड़ा और गीला कर देते। चलिए, इट्स ओके, थैंक यू। तो बच्चों, एट कांस्टेंट टेम्परेचर पोटेंशियल डिफरेंस across the ends of any conductor is directly proportional to the current flowing through the, एक मिनट ज़रा स्टेटमेंट चेक कर लें। एट कांस्टेंट टेम्परेचर पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड्स ऑफ एनी कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर। तो ये है हमारा ओम्स लॉ का। ठीक है भाई, तो ये अपना स्टेटमेंट होता है ओम्स लॉ का। इसमें आप लोग बस एक चीज़ को अच्छे से याद रखें कि यहाँ पे टेम्परेचर हमेशा कांस्टेंट रहता है, तभी ओम्स लॉ वैलिड होता है। अब ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ? टेम्परेचर कांस्टेंट होने से क्या हो जाएगा? सुनो, देखो होता क्या है कि V प्रोपोर्शनल टू I है। अब आप जब प्रोपोर्शनल हटा के एक कांस्टेंट यूज़ करेंगे तो उस कांस्टेंट को हम क्या बोल देते हैं बच्चों? R का नाम क्या होता है? सुनना, R को हम बोलते तो वैसे कांस्टेंट है, ठीक है तो कांस्टेंट, लेकिन इसका नाम क्या होता है? रेजिस्टेंस। क्या बोलते हैं इसको? रेजिस्टेंस बोलते हैं। ठीक है, चलो अब यहाँ पे मैंने बोला एट कांस्टेंट टेम्परेचर। अगर बच्चों टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं होगा तो फिर R भी कांस्टेंट नहीं होगा, याद रखना इसको। ठीक है, यानी जो रेजिस्टेंस होता है किसी भी मटेरियल का वो टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, इसीलिए मैंने यहाँ पे बोला है एट कांस्टेंट टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर कांस्टेंट ना होता तो क्या R कांस्टेंट होता? नहीं होता। लेकिन R को हमें करना है कांस्टेंट। क्यों करना है? क्योंकि हम प्रोपोर्शनल हटाने के बाद इसको यूज़ कर रहे हैं। प्रोपोर्शनल हटाने के बाद हम यूज़ करते हैं जिस चीज़ को, वो कांस्टेंट होना चाहिए। तो इसीलिए यहाँ पे R कांस्टेंट है, इसीलिए हम लोगों ने क्या लिखा है? एट कांस्टेंट टेम्परेचर। ठीक है, सॉरी। तो स्टेटमेंट अपना हो गया
मैथमेटिकल फॉर्म अपना हो गया V प्रोपोर्शनल टू I। V यहाँ पे क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड्स ऑफ एनी कंडक्टर। जैसे अगर हमारे पास ये चौक है और अगर ये कोई कंडक्टर है तो इसके दोनों एंड्स के बीच में जो भी पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो प्रोपोर्शनल होता है जो इसमें करंट फ्लो हो रही है उसके। ठीक है, कहने का मतलब है कि करंट बढ़ेगा पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ेगा, या ऐसे कह दो कि पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ेगा तो करंट बढ़ेगा, ऐसे कह सकते हैं। चलो, तो एट कांस्टेंट टेम्परेचर पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड्स ऑफ एनी कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर। क्लियर हो गई इतनी बात? तो ये होता है हमारा ओम्स लॉ। इसको आप ज़रा देख लें अच्छे से, और इसमें अगर आपको कोई भी दिक्कत है तो आप बिल्कुल बेझिझक पूछें। इसको देख लो पहले अच्छे से, कोई दिक्कत आ रही हो तो बताओ। देखो भाई, ठीक है भाई, तो इतना हो गया अपना। अब यहाँ पे हम बात करते हैं रेजिस्टेंस को डिफाइन करने की, कि रेजिस्टेंस को हम किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो चलो देखते हैं रेजिस्टेंस को हम किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं। बात करते हैं रेजिस्टेंस की, कैसे डिफाइन होगा देखते हैं भाई, इसको समझते हैं। हाँ, तो नोट हो गया था सबका, इसलिए मैंने मिटा दिया, इसको साफ कर दिया। ठीक है भाई, देखो रेजिस्टेंस का अगर आप सिर्फ एक फिजिकल सिग्निफिकेंस समझना चाहें तो रेजिस्टेंस का मतलब होता है अपोजिशन। अपोजिशन किस चीज़ में? अपोजिशन कि सर्किट में अगर करंट फ्लो हो रहा है तो उसको रोकना, उसको अपोज करना। ठीक है, उसको एक करंट के फ्लो में एक ऑब्स्टेकल बनना, बाधा, ठीक है, रुकावट का काम करना, उसको हम बोलते हैं रेजिस्टेंस। ठीक है, तो ओम्स लॉ की हेल्प से हम लिख सकते हैं R इज इक्वल टू V अपॉन I। तो अगर हमें रेजिस्टेंस को डिफाइन करना है तो हम किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं? सुने, रेजिस्टेंस इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे? इट इज़ डिफाइंड एज द रेशियो, इट इज़ डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ potential difference, it is defined as the ratio of potential difference across the ends of conductor to the current flowing through it, टू द करंट फ्लोइंग थ्रू इट। यानी पोटेंशियल डिफरेंस और करंट का जो रेशियो होता है उसको हम बोल देते हैं रेजिस्टेंस। लेकिन मैंने आपको क्लियरली पहले ही बता दिया था कि रेजिस्टेंस का अगर फिजिकल सिग्निफिकेंस की हम बात करते हैं तो रेजिस्टेंस का मतलब क्या होता है? एक करंट जो फ्लो हो रहा है किसी सर्किट में या किसी कंडक्टर में या किसी वायर में, उसके बीच में रुकावट बनना, करंट फ्लो होने से रोकना, उसको अपोज करना, ये रेजिस्टेंस का काम होता है। ठीक है, ओके, तो यहाँ से आप इस फॉर्मूले से रेजिस्टेंस का यूनिट क्या फाइंड करेंगे? बताएं ज़रा, यूनिट क्या आ जाएगी बताइए? वोल्टेज का या पोटेंशियल डिफरेंस का यूनिट क्या होता है? वोल्ट, सबको पता है, बच्चों वाली बात है। करंट का भी सबको पता है, एम्पियर होता है, तो वोल्ट पर एम्पियर। इसी चीज़ को आप लिख सकते हैं ओम, और ओम का इस तरह का ये सिंबल होता है। तो ये जो चीज़ है वो किस बात पर डिपेंड कर, सॉरी, ये जो चीज़ है वो किसका सिंबल है? ओम का सिंबल है। कहीं लिखा हो 5 ओम तो आप समझ जाएंगे कि हमें ये R गिवन है। क्लियर होगी बात? तो इस तरह से हम डिफाइन कर सकते हैं रेजिस्टेंस को। किसी भी सर्किट में जो रेजिस्टेंस होता है वो इस तरह से डिफाइन किया जा सकता है। ठीक है, चलो देख लो इतना। हाँ, कोई दिक्कत आ रही है तो बताएं, कोई भी समस्या आ रही हो तो आप जल्दी से पूछें, कमेंट करें और बताएं। अगर आपने इतना नोट कर लिया है तो अच्छी बात है। बढ़ते हैं आगे, एक से क्वेश्चन कर लेते हैं इससे रिलेटेड। चलो इसको हटाते हैं। ठीक है, अब करते हैं इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन न्यूमेरिकल, और बढ़िया है सवाल, सिंपल होता है। न्यूमेरिकल करोगे तो अभी फिजिक्स में मज़ा आता है। थ्योरी तो सब बच्चे याद कर लेते हैं, ठीक है, न्यूमेरिकल में दिक्कत होती है लोगों को। जिसका न्यूमेरिकल पोर्शन अच्छा हो गया फिर तो समझ लो उसको आ तो गई फिजिक्स। ठीक है, चलो तो क्वेश्चन है हमारा, नोट करेंगे सब लोग। क्वेश्चन क्या रहेगा हमारा? सर्किट ड्रॉज अ करंट ऑफ, क्वेश्चन रहेगा हमारा सर्किट ड्रॉज अ करंट ऑफ
4 एम्पियर from a battery of 12 volt, ठीक है। कैलकुलेट द रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट, कैलकुलेट द रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट, ठीक है। ये हमें कैलकुलेट करना है, बताओ। तो पहले इस क्वेश्चन को आप लोग खुद से ट्राई करें, जल्दी से ट्राई करें, 1 मिनट का टाइम है, जल्दी ट्राई करो फटाक से, ठीक है। बहुत सिंपल है, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, बिल्कुल ट्राई कर सकते हैं, सॉल्व भी हो जाएगा, सिंपल है, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है ये, ठीक है। देखो हमें गिवन क्या क्या है, सबसे पहले आप देखें कि हमें गिवन क्या चीज़ें हैं। ये तरीका होता है क्वेश्चन सॉल्व करने का, न्यूमेरिकल। जो नए बच्चे हैं जिनको सीखने में न्यूमेरिकल में दिक्कत होती है, उनके लिए बता रहे हैं कि न्यूमेरिकल को आप किस तरह से अप्रोच करें, उसको ट्राई कैसे करें। सबसे पहले वो काम करें, देखें, पढ़ें हैं कि गिवन क्या क्या है। तो देखो हमने कि हमें करंट दी गई है, 4 एम्पियर की करंट गिवन है, ओके। इसके बाद हमें 12 वोल्ट की बैटरी, यानी हमें वोल्टेज दिया गया है 12 वोल्ट का, ठीक है। हमें निकालना है रेजिस्टेंस, ये हमें फाइंड करना है। तो फॉर्मूला बच्चों हमारे पास पता है, V/I होता है, लो लगा दिया, V=IR से। तो 12/4, 3 ओम हमारा आंसर आ चुका है। लो, इतना सिंपल सा क्वेश्चन है, कोई दिक्कत ही नहीं है इस बात में, ठीक है। नोट करो जल्दी। फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये तो बहुत सरल सा क्वेश्चन था, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं थी हमारे ख्याल से, है कि नहीं, ठीक है। चलो ठीक, अब आगे देख लेते हैं। इतनी बात में मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होगी, सिंपल सा क्वेश्चन है, बिल्कुल सरल सा क्वेश्चन है, ठीक है। बिल्कुल हलुआ सवाल है, कैसा है, हलुआ। चल हो गया इतना, ओके, मिटाते हैं। तो अब हम बात करते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स की, इसी में हम बात करेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स की। चलो देखते हैं भाई कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स कैसा होता है। कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स, ठीक है। तो कॉम्बिनेशन जो रेजिस्टर्स के हैं वो 2 टाइप के कॉम्बिनेशन आपको पढ़ने को मिलेंगे। एक होता है सीरीज़ कॉम्बिनेशन, एक होता है सीरीज़ कॉम्बिनेशन, और दूसरा होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन। ये 2 होते हैं हमारे पास कॉम्बिनेशन रेजिस्टर्स के, एक होता है सीरीज़ कॉम्बिनेशन और एक होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन। अब आपने जो अब तक सोच के रखा है कि सीरीज़ का मतलब सीधे सीधे जुड़े चले जाएं, पैरेलल का मतलब ऊपर ऐसे ऐसे जुड़े हैं, ये चीज़ अब दिमाग से निकाल दो, ठीक है। जो तरीका मैं बता रहा हूँ, कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, उसको दिमाग में रखोगे तो कभी दिक्कत नहीं होगी, कोई भी तरह का आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे पहली हेडिंग रहेगी हमारी सीरीज़ कॉम्बिनेशन, ठीक है। चलो, तो सीरीज़ कॉम्बिनेशन यहाँ पे जो हमारी पहली हेडिंग है उसको हम देखते हैं। सीरीज़ कॉम्बिनेशन में एक्चुअल में क्या है, जैसे हमने मान लिया कि ये 3 रेजिस्टर्स लगे हैं, ये कांटे जो होते हैं ना, कांटे कुचुक 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 करके ऐसे, ठीक है, इसको हम बोलते हैं, ये रजिस्टर का सिंबल होता है, ऐसे रजिस्टर बनाते हैं, ठीक है। तो हमने मान लिया कि ये इसका रेजिस्टेंस R1, इसका R2 और इसका R3। अगर यहाँ से मान के चलें कि I करंट फ्लो हो रहा है, तो इसमें पोटेंशियल V1, इसमें पोटेंशियल V2 और इसमें पोटेंशियल V3। कॉम्बिनेशन जब सीरीज़ की बात होती है तो याद रखेंगे आप लोग, करंट हमेशा उसमें कैसा रहेगा, सेम रहेगा। सीरीज़ कॉम्बिनेशन में हमेशा जो करंट फ्लो होता है हर एक रजिस्टर से वो सेम रहेगा, पोटेंशियल सबका अलग अलग हो जाएगा, इसीलिए, ठीक है। तो क्या लिख सकते हैं, हैशटैग करके, इन सीरीज़ कॉम्बिनेशन, इन अ सीरीज़ कॉम्बिनेशन करंट थ्रू ईच रजिस्टर, करंट थ्रू each resistor is same, current through each resistor is same, but potential difference across the ends of each resistor is
डिफरेंट, इज डिफरेंट। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि जब सीरीज़ कॉम्बिनेशन की बात आएगी तो हर एक रजिस्टर में सेम करंट फ्लो होगा, लेकिन हर एक के एंड्स के बीच में जब आप पोटेंशियल डिफरेंस देखेंगे तो पोटेंशियल डिफरेंस सब पे कैसा होगा, अलग अलग होगा। किसी का V1, V2, V3 इस तरह से पोटेंशियल होंगे। तो यहाँ पे हम बच्चों नेट पोटेंशियल क्या लिख सकते हैं, बताओ। नेट पोटेंशियल क्या हो जाएगा, नेट पोटेंशियल हम क्या लिख सकते हैं, V1 प्लस V2 प्लस V3, सीधा सीधा ऐड कर देंगे भाई, V1 प्लस V2 प्लस V3, नेट पोटेंशियल आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा, V को हम क्या लिखते हैं, अभी मैंने बताया था I इंटू आर। आर यहाँ पे कौन सा आएगा, इक्विवेलेंट। इन तीनों को हटा के एक नया रजिस्टर लगा दिया तो उसका हमने बोला है आर इक्विवेलेंट। उसका जो कॉम्बिनेशन जो इनका तीनों का हमने किया है, इन तीनों का कॉम्बिनेशन से जो एक नया रेजिस्टेंस हमें मिला है वो हमने कितना बोला है, आर इक्विवेलेंट। ठीक है, V1 को क्या लिखेंगे, IR1। अब आप सोच रहे हो सर I1 R1 क्यों नहीं लिख रहे, क्योंकि करंट हमेशा सेम है, इसमें भी वही करंट है, इसमें भी वही करंट है, इसमें भी वही करंट है। ठीक है, तो इसको क्या लिखोगे आप, IR2। V3 को क्या लिखोगे आप, IR3। यहाँ से I को कॉमन कर सकते हैं तो IR इक्विवेलेंट, I कॉमन किया, R1 प्लस R2 प्लस R3, ये I से I हो गया कैंसिल। तो फाइनली हमारे पास जो सीरीज़ कॉम्बिनेशन में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करने के लिए एक फॉर्मूला आ चुका है, R1 प्लस R2 प्लस R3। कहने का मतलब है कि जब तीन रेजिस्टर सीरीज़ में कनेक्टेड हैं, अगर आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करना है तो आप सब सीधे सीधे ऐड करते चलो। 2 का है, 3 का है, 4 का है, आपसे पूछा गया इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करो, सीरीज़ में कनेक्टेड है, ऐड कर दो, सीधा आ जाएगा आंसर। क्लियर हो गई इतनी बात, चलो नोट करो फटाक से। इतनी बात में कोई दिक्कत हो तो पूछ लो जल्दी, वैसे मेरे ख्याल से होगी नहीं दिक्कत यार, इतना कठिन ये टॉपिक है नहीं। ठीक है, और फिजिक्स तो वैसे ही बहुत सिंपल है, इंटरेस्टिंग होता है। हो गया नोट, कोई दिक्कत। बस इसमें जो मैंने ये हैशटैग करके जो एक पॉइंट लिखा है, इसको आप लोग याद रखेंगे तो आपको न्यूमेरिकल करने में दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, क्योंकि हमेशा आपके पास इतना सिंपल डायग्राम बन के तो आएगा नहीं कि आपको देखते ही पता चल जाएगी ये सीरीज़ कॉम्बिनेशन है या पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो आप इस चीज़ को याद रखेंगे कि अगर रजिस्टर में करंट सेम है तो वो सीरीज़ कॉम्बिनेशन है, अगर रजिस्टर में वोल्टेज सेम है तो वो पैरेलल कॉम्बिनेशन है। अभी पैरेलल पढ़ाएंगे, चलो स्टार्ट करते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन, फिर देखते हैं इससे रिलेटेड कुछ अच्छे क्वेश्चन। ठीक है, चलो मिटा दें, मिटा रहे हैं, ओके मिटा दें। मिटा दिया भाई, इसको भी मिटाइए। ठीक है, और इसमें थोड़ा सा मैं एडिटिंग करता हूँ। ये लो, ये मैंने कर दी इसमें एडिटिंग। तो अब हम बात करते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन की। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन हमारा जो है वो किस तरह का बनेगा, देखो पैरेलल में भी हम लोग मान के चलते हैं कि 3 रजिस्टर्स हमें पैरेलल में कनेक्टेड हैं हमारे पास, लाइक दिस। ये 3 रजिस्टर्स हमारे पास कनेक्टेड हैं, इसका R1 मान लेते हैं, इसका R2 मान लेते हैं और इसका R3 मान लेते हैं रेजिस्टेंस। यहाँ से अगर I करंट फ्लो हो रहा है तो अब आप देख रहे हो कि इस पॉइंट से ये करंट 3 घरों में जाएगा। इसका I1, इसका I2 और इसमें जाएगा, उसको हमने I3 मान लिया। अब यहाँ पे करंट सब में अलग अलग क्यों जा रहा है, क्योंकि सब में रेजिस्टेंस अलग अलग हैं। समझना बात को, अगर सबके रेजिस्टेंस सेम होते तो इनमें करंट भी फिर सेम फ्लो होता, लेकिन यहाँ पे रेजिस्टेंस सबके अलग अलग हैं। दैट्स वाई जो करंट इन ब्रांचेस में जा रही है तीनों में, वो अलग अलग करंट फ्लो हो रहा है। ठीक है, ओके। अब बात आती है पोटेंशियल की। जब करंट अलग हो गया तो ऑब्वियस सी बात है कि पोटेंशियल को तो सेम होना ही पड़ेगा, बिकॉज फॉर्मूला हमारे पास जो है V = IR, उसको सेटिस्फाई होना ही पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम अगर नेट करंट लिखेंगे तो क्या लिख सकते हैं, नेट करंट हम क्या लिख सकते हैं, I = I1 प्लस I2 प्लस I3। इस तरह से हम यहाँ पे नेट करंट लिख सकते हैं। तो I = क्या हो जाएगा, V/R इक्विवेलेंट होता है ना, इसको लिखेंगे V/R1, इसको लिखेंगे V/R2 और इसको हम लिखेंगे V/R3। अब आप जानते हो कि यहाँ से V कॉमन आएगा तो क्या हो जाएगा,
V अपॉन आर इक्विवेलेंट, V को कॉमन कर दिया, 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3, ये V से हो गया V कैंसल आउट। सो 1 अपॉन आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू आ जाएगा 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3, ये आ जाएगा हमारे पास फॉर्मूला। ठीक है तो इससे आप लोगों ने क्या सीखा है कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में करंट जो है वो सब पे अलग अलग रहता है। तो हम क्या लिख सकते हैं, इन पैरेलल कॉम्बिनेशन करंट थ्रू ईच रेजिस्टर इज डिफरेंट, बट पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड्स ऑफ ईच रेजिस्टर इज सेम। पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो यहाँ पे बच्चों क्या हो जाएगा, सेम। बिल्कुल सीरीज और पैरेलल एक दूसरे के ऑपोजिट हैं। सीरीज में हम सीधा सीधा ऐड कर देते हैं, पैरेलल में उल्टा करके ऐड करना पड़ता है, बस इतनी सी फर्क है। ठीक है, चलो देख लो इसको एक बार फटाक से, कोई दिक्कत है तो बताएं, नोट करो जल्दी से, नोट करो जल्दी फटाक से, तत्काल प्रभाव से। हो गया भाई, नोट हो गया? कोई दिक्कत आ रही क्या? किसी को कोई भी दिक्कत आ रही क्या? किसी को कोई दिक्कत आ रही क्या? नहीं आ रही सर, चलो तो आगे बढ़ते हैं फिर। दिक्कत नहीं आ रही है आपको तो बढ़ते हैं हम आगे की तरफ। ठीक है, अब इसमें मैं आपको एक बड़ा इम्पॉर्टेंट बात बताने वाला हूँ। सुनो, कौन सी बात है सर? बात तो खैर है काफ़ी इम्पॉर्टेंट, देखते हैं कौन सी बात इम्पॉर्टेंट है जो सर आप बताने वाले हैं। देखो, हैशटैग करके लिखना, ठीक है। इन सीरीज, या शुरू से दूसरा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस in series combination is always greater than equivalent resistance in parallel combination। बताओ भाई, बात समझ में आई कुछ? कहने का मेरा मतलब है कि जब आप इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालेंगे सीरीज में और पैरेलल दोनों में, तो जो सीरीज का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा वो हमेशा पैरेलल कॉम्बिनेशन से ज़्यादा होगा। क्यों होगा? सीरीज में सीधे सीधे ऐड नहीं करते आप, पैरेलल में उल्टा करके ऐड करते हो, इसीलिए पैरेलल में जो क्वांटिटी जितनी बड़ी होगी वो उतनी छोटी हो जाएगी, क्योंकि 1 अपॉन करके आ रहा है भाई। क्लियर? चल, इतनी बात हो गई क्लियर, तो इतना कर लो आप लोग नोट। अब बढ़ते हैं बढ़िया से क्वेश्चन करते हैं इस पर, ठीक है। चलो देखते हैं, इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करते हैं, इस पर ट्राई। इसको हटा दिया जाए भाई, हटा दिया जाए इसको। ओके, इसको हटाते हैं, करते हैं न्यूमेरिकल। चलो देख लो, मिटा रहे फिर, ठीक है। हो गया ना नोट सबका? ओके, चलो अब बात आती है क्वेश्चन की। चलो क्वेश्चन करते हैं। n resistors are connected in a series and then parallel। n resistors, एक मिनट ज़रा बेटा रुको, एक सेकेंड बस, ठीक है। n resistors of resistance of same resistance, okay, of same resistance। अभी ठीक है, चलो। n resistors of same resistance are connected in series and then parallel। Find the ratio of their
इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ देयर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। चलो इसको आप लोग ट्राई करें जल्दी फटाक से, इसको आप लोग जल्दी से ट्राई करके बताओ कितना आ रहा है। ठीक है, करो जल्दी ट्राई, बताओ कितना आ रहा है भाई। देखते हैं आप लोग कर पाते या नहीं कर पाते हैं। ठीक है, करें इसको ट्राई करें। हो गया भाई, ट्राई कर लिया आप लोगों ने। ट्राई अगर आप लोगों ने कर लिया है तो चलो मैच करो, देखो सही है कि नहीं गलत है, आप लोग क्या है इसका देखते हैं सल्यूशन। देखो एन रजिस्टर जब सीरीज़ में कनेक्टेड होंगे, सबके रेजिस्टेंसेस कैसे हैं, सेम है। अगर जैसे मान के चलो दो रजिस्टर होते और दोनों के रेजिस्टेंसेस होते सेम, तो उनका इक्विवेलेंट कितना आता सीरीज़ में, R + R 2R। 3 कनेक्टेड होते तो कितना आता सीरीज़ में, 3R। 4 कनेक्टेड होते सीरीज़ में 4R। 10 कनेक्टेड होते सीरीज़ में 10R। n कनेक्टेड है सीरीज़ में nR। सिंपल सी बात है। तो इन सीरीज़ कॉम्बिनेशन जब हमने R इक्विवेलेंट निकाला, जिसको हम R1 बोल रहे हैं, तो वो कितना हो जाएगा n × R। यहाँ पे रेजिस्टेंस को हम एक को R मान लेंगे, हालांकि देखो रेशियो निकालेंगे तो R नहीं आएगा, ठीक है, वो कैंसिल हो जाएगा, इसलिए मान लिया उसको। अब हम बात करते हैं इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में देखो क्या होगा, सुनना। अगर हमारे पास 2 रजिस्टर होते, पैरेलल में निकालना है, तो हम ऐसे लिखते 1/R + 1/R। क्या आता बताओ ज़रा जल्दी से, ये आता 2/R। उल्टा करते हैं फिर तो कितना आ जाता R/2। यानी जब 2 सेम रजिस्टर्स को आपने पैरेलल में जोड़ा तो R/2 आया। 3 जोड़ते तो R/3 आता, 4 जोड़ते तो R/4 आता, 10 जोड़ते तो R/10 आता, n जोड़े तो R/n आएगा। सिंपल है, R2 आ जाएगा R/n। अब हमें इनका निकालना है रेशियो, तो हम क्या करेंगे, R1/R2 = nR/R/n। R से R कैंसिल हो गया, ये गया ऊपर, तो R1/R2 = n²। ये आ जाएगा रेशियो, या n² रेशियो 1 लिख दो, कुछ भी लिख दो आप, कोई दिक्कत नहीं है। 1 का डिवाइड तो सब फर्क थोड़ी ना पड़ता है। ठीक है भाई, बताओ इसमें अगर आपको कोई भी समस्या है, आपको कोई भी दिक्कत है, आपको कोई भी डाउट है, कैसा भी है, आप बताएं, बेझिझक पूछें फटाक से, लेकिन पूछें बस थोड़ा सा जल्दी। ठीक है, कमेंट करें फास्ट। ठीक है, नोट करो, जल्दी नोट करो। ठीक है, हो गया नोट, हो गया नोट, हो गया नोट। मिटा रहे, चलो मिटाते हैं। देखते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्या, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सुने क्वेश्चन। 3 रजिस्टर्स of resistances, 3 resistors of resistances 1 ohm, 2 ohm and 4 ohm, चलो या चलो ठीक है 3 ohm are connected in series, are connected in series। ठीक है, बाय द बैटरी ऑफ EMF या वोल्टेज, और वोल्टेज लिख दो या EMF लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, ऑफ EMF 12 वोल्ट। फाइंड, समझ गया ना, एक बैटरी लगी है, उससे 3 रजिस्टर कनेक्टेड है सीरीज में। लो दिक्कत क्या है, फर्स्ट पार्ट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, ये हमें पहले पार्ट में निकालना है। और जो सेकंड पार्ट है हमारा वो क्या रहेगा, करंट या सॉरी वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस,
across each resistor, across each resistor। चलो स्टार्ट करो, ट्राई करो, फटाक से चालू हो जाओ, बिल्कुल बस करो ट्राई। कर पाओगे? हो जाना चाहिए वैसे मेरे ख्याल से, ठीक है। चलो खैर कर सकते हैं आप लोग, मेरे ख्याल से कर सकते हैं आप लोग, ठीक है। चलो तो सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पे फर्स्ट पार्ट सॉल्यूशन है हमारा। यहाँ पे हम देखते हैं सबसे पहले पहला पार्ट जो हमारा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। बड़ा बकवास सवाल है यार, हलुआ है बिल्कुल। कैसे निकालोगे यार? आर इक्विवेलेंट बे, अरे 1 + 2 + 3 खत्म बात, 6 ओम आंसर आ गया। सेकंड वाला पार्ट ये देखो थोड़ा सा। अब सेकंड वाले पार्ट में आपको देखो ये पता है कि जो बैटरी है वो कितने वोल्ट की है? 12 वोल्ट की। डायग्राम इसका कैसा बनेगा सुनो, इस तरह का कुछ 3 रजिस्टर्स हैं और यहाँ पे लगी है एक बैटरी जिसका ईएमएफ है 12 वोल्ट का। ये हो गया 1 ओम का, ये हो गया 2 ओम का, ये हो गया 3 ओम का। हमें हर एक पे पोटेंशियल डिफरेंस बताना है V1 V2 V3। तो यार हमें ये बताओ कि करंट हमें फाइंड करना पड़ेगा ना, कितनी करंट इस बैटरी से निकल रही है जो कि इसमें जा रही है, इसमें जा रही है, इसमें जा रही है। तो हमें करंट तो फाइंड करना पड़ेगा। और सीरीज़ कॉम्बिनेशन में मैंने आपको बताया कि करंट हर एक रजिस्टर पे सेम रहेगा, तो हमें करंट फाइंड करना है। तो V जो है वो है हमारा 12 वोल्ट का, R इक्विवेलेंट है हमारा 6 ओम का। इससे हम फाइंड करेंगे बच्चों करंट को, कितना आ जाएगा? V/R होता है 12/6, यानी जो हमारी करंट आ जाएगी वो कितना आ जाएगा? 2 एम्पियर। बिल्कुल सिंपल यार। इसमें भी 2 एम्पियर करंट जा रहा है, इसमें भी 2 एम्पियर करंट जा रहा है, इसमें भी 2 एम्पियर करंट जा रहा है, क्योंकि ये तीनों सीरीज कॉम्बिनेशन में कनेक्टेड हैं। पैरेलल में होते तो करंट भी बढ़ जाता, वोल्टेज ना बढ़ता फिर, ठीक है। अब हमें निकालना है हर एक पे वोल्टेज। तो पहले V1 निकालेंगे। करंट तो सेम है, रेजिस्टेंस उसका R1 है, करंट कितना है? 2, R1 कितना है? 1, 2 वोल्ट आ गया। V2 निकालो, करंट कितना है? 2 है, वोल्टेज रेजिस्टेंस कितना है इसका? 2 है, 4 वोल्ट। V3 निकालो, करंट 2, रेजिस्टेंस 3, 3 2 6 वोल्ट। आंसर आ गए सारे हमारे। ऐड करके देखो 12 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, कम भी नहीं होना चाहिए, 12 ही होगा। 6 4 10 12। अरे भाई 12 वोल्ट की बैटरी है तो इनमें वोल्टेज जो है वो टोटल मिला के 12 से ज़्यादा थोड़ी हो जाएगा। जितनी बैटरी उससे ज़्यादा वोल्टेज हो जाए क्या? तो बढ़िया है यार। 12 वोल्ट की बैटरी लगा, 100 वोल्ट का काम कर रहे हैं उससे, तो ऐसा थोड़ी होता है। जितने वोल्ट की बैटरी उतने का काम करोगे यार, उससे सीधी सी बात है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन, देख लो इसको अच्छे से। कोई आपको डाउट आए तो आप बिल्कुल पूछें, डाउट अगर आपको आ रहा है तो। वैसे आना तो ना चाहिए डाउट आप लोगों का, तब भी अगर आ रहा है तो बात ही अलग है आप लोगों की। मेरे ख्याल से डाउट नहीं आना चाहिए आप लोगों को, ठीक है। बिल्कुल सिंपल सा टॉपिक है ये जो अपना चल रहा है, बहुत सरल टॉपिक है बहुत, ठीक है। खैर अब बढ़ते हैं आगे। इस पे एक पैरेलल कॉम्बिनेशन का भी देखते हैं क्वेश्चन। मिटा दें? मिटा रहे? चलो मिटा दो सर। अच्छा इसी क्वेश्चन में चेंजमेंट कर देते हैं थोड़ा, इसका सॉल्यूशन मिटा देते हैं, फिर इसी क्वेश्चन में थोड़ा कुछ हेर फेर करेंगे। मिटा दें इसको? चलो ठीक है। अरे भाया देखो, अब यहाँ पे हम पोटेंशियल डिफरेंस तो नहीं निकालेंगे क्योंकि वो तो हमें गिवन होगा और सेम ही होता है सब पे। सेकंड पार्ट हमारा इसमें रहेगा करंट थ्रू ईच रेजिस्टर। करंट थ्रू ईच रेजिस्टर करना क्या है? 3 रेजिस्टर्स ऑफ रेजिस्टेंसेस 2 ओम, 4 ohm and 2 ohm, 3 ohm and 6 ohm are connected in parallel, are connected in parallel by the battery of EMF 12 volt। सेम पहला पार्ट सेम है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, दूसरा पार्ट मैंने चेंज किया है, करंट निकालना है हर एक रेजिस्टर। चलो स्टार्ट करो इसको, ट्राई करके बताओ आ रहा कि नहीं आ रहा, करो ट्राई।
जल्दी से ट्राई करके बताइए, क्या आप इसको सॉल्व कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। इतना कठिन ना है ये बालक जितना आप शायद इसको सोच रहे हैं, ठीक है। इतना कठिन नहीं है ये क्वेश्चन जितना आप लोग इसको सोच रहे हैं। खैर बढ़ते हैं आगे, करते हैं इसको हम सॉल्व। देखो पहला वाला पार्ट तो यार हलवा है, चलो यार डायग्राम बना लेते हैं। पैरेलल कॉम्बिनेशन में 3 रजिस्टर्स कनेक्टेड हैं इस तरह से, ये लगे, ठीक है। पहला है 2 ओम का, 3 ओम का, 6 ओम का, बैटरी है 12 वोल्ट की, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत। चल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालें पहले तो 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/6 ये हो जाएगा। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। तो क्या लिख सकते हैं, एलसीएम आएगा 6, तो कितना हो जाएगा 3 + 2 + 1, यानी 3 2 5 + 1 6, तो 6 से 6 कैंसिल। तो आर इक्विवेलेंट फाइनली हमारा कितना आ चुका है 1 ओम का, यानी 1 ओम जो है वो इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है, ठीक है। ओके, अब बात करते हैं सेकंड वाले पार्ट की। तो सेकंड वाले पार्ट में हमें करना क्या है, हमें निकालना है हर एक पे करंट। करंट ऑब्वियस सी बात है, यहाँ से जब करंट फ्लो होगा तो वो करंट सब में बटेगा। अब कितना करंट किस में गया ये हमें पता करना है। तो हम क्या करेंगे, I = V/R, I1 निकालना है तो V/R1। पैरेलल कॉम्बिनेशन है ना भाई, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन वोल्टेज सेम रहता है यार। तो जब 12 वोल्ट की बैटरी तो इस पर भी 12 वोल्ट है, इस पर भी 12 है, इस पर भी 12 है, बात खत्म हो गई। कोई घबराने बात थोड़ी ना थी। तो V कितना है हमारा 12 है, R1 कितना हमारा 2 है, तो कितनी करंट आएगी 6 एम्पियर। आ गया लो, I2 निकालो कितना आएगा 12/3 4 एम्पियर। क्या दिक्कत है भाई। I3 निकालो कितना आएगा 12/6 2 एम्पियर। इससे हम टोटल करंट भी निकाल सकते हैं। टोटल करंट कितना हो जाएगा 6 4 10 2 12 एम्पियर का। ये हमारा आ गया टोटल करंट जो सर्किट में फ्लो हो रहा है, ठीक है। इनकेस आपको चेक करना है कि जो आपने किया है वो सही है या गलत, तो उसको आप किस तरह से चेक करेंगे। देखो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो आप लोगों ने फाइंड किया वो कितना आ रहा है हमारा 1 ओम का। वोल्टेज हमारे पास कितना था 12 वोल्ट का। यहाँ से आप अगर टोटल करंट फाइंड करेंगे यहाँ से अलग तरीके से, तो क्या हो जाएगा V/R। V कितना है 12, R कितना है 1, तो I की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 12 एम्पियर। लो भाई सेम ही तो आ रहा है, तो इसका मतलब अपन ने सही किया है, प्रूव हो गया कि अपना सही है। चलो नोट करो इसको, बढ़ते हैं फिर आगे। बताओ कोई दिक्कत किसी को, कोई समस्या आ रही है किसी को क्या? कोई समस्या नहीं आ रही, तो फिर बढ़ते हैं आगे। मिटा दें? बिल्कुल सर, चलो मिटा दें, बिल्कुल सर मिटा ही दिया है आपने, तो बचा ही क्या है, सब धुआं धुआं, सब धुआं धुआं, ठीक है। तो भाई अब तो सीरीज़ और पैरेलल कॉम्बिनेशन में कोई दिक्कत नहीं आ रही। अरे सर वो डायग्राम वाले क्वेश्चन ही बता रहे हो आप? हाँ बेटा अब वही चालू हो रहे हैं, अब वही चालू हो रहे हैं। देखो वही चालू करते हैं, सुनो। क्वेश्चन है फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन A एंड B, यानी 2 पॉइंट है हमारे पास A और B, इनके बीच में हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है हमारा, सिंपल सा पहले क्वेश्चन ले लेते हैं, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन लेते हैं, चलो पहले डिक्चिक 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 ठीक है। कोई दिक्कत? A B 1 ओम 3 ओम 6 ओम। चलो निकालो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस A और B के बीच। बिल्कुल सिंपल है, हलवा सवाल, जल्दी जल्दी करो फटाक से। ये दोनों पैरेलल, कितना आएगा जब 2 रजिस्टर पैरेलल में लगे हो, ऊपर दोनों को मल्टीप्लाई करा दो, नीचे दोनों को ऐड कर दो, खत्म बात। 3 लगे हो तो एलसीएम लेके सॉल्व करो, स्मार्ट ज़्यादा बनने की कोशिश ना करो, ठीक है। तो 2 लगे हैं तो पहले इनका निकालो, कितना आएगा 3 × 6/3 + 6
18/9 2 आ गया। तो बनेगा क्या अब हमारे पास फाइनली डायग्राम, ये है 1 ओम का और ये एक नया लग गया है 2 ओम का। तो फाइनली हमारे पास 3 ओम आंसर आ चुका है ए और बी पॉइंट के बीच में। आ गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड है ये, इस तरह से एक और क्वेश्चन मैंने बनाया, ये ए पॉइंट, बी पॉइंट, सी पॉइंट, 1 ओम 1 ओम 1 ओम निकाल के बताएं। ए और बी के बीच में निकालना है। जिन दो पॉइंट्स के बीच में हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है उनको छोड़ के बाकी सबको निपटाओ। पहले सुना मैंने क्या कहा, जिन दो पॉइंट्स के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है उन दो पॉइंट को छोड़ के बाकी सबको निपटाओ। पहले उन दो पॉइंट को सबसे लास्ट में निपटाएंगे, इनको निपटाओ पहले। ये और बी के बीच में थोड़ी ना है, ए और बी के बीच में तो ये है, इसको सबसे बाद में, इनको पहले निपटाओ। ये सीरीज़ में कनेक्ट है, देख लो भाई, हाँ या ना, बिल्कुल है। सीरीज़ में कितना आएगा 2 का, ये इसके साथ ऑब्वियस सी बात है फिर पैरेलल में ही रहेगा, तो 1 ओम का। ए और बी, ए एंड बी कितना आएगा बताओ, 2 और 1 का कितना आएगा पैरेलल में, डायरेक्ट कर दो। 2 × 1/2 + 1 कितना आ जाएगा 2/3 ओम। ये आ चुका है हमारा आंसर। कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आगे हो गया भाई, नोट हो गया। चलो एक क्वेश्चन और देख लेते हैं आज का आखिरी, उसके बाद अपन नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जो भी अपन पढ़ेंगे बता दूंगा, ठीक है। इसको हटाते हैं पहले। चलिए भैया, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ही निकालना है बच्चों आप लोगों को ए और बी पॉइंट के बीच में, ठीक है। तो देख लेते हैं क्या है क्वेश्चन हमारे पास। ये बड़ा एक प्यारा सा क्वेश्चन है भाई, बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है, बड़ा प्यारा है ये क्वेश्चन भाई, इस तरह से, ठीक है। इसको बनाइए पूरा, ये डिकचिक डिकचिक कच 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 कच, यहाँ पे एक रजिस्टर लगाओ, लग गया, ओके। अब जो सेल वेल है वो छोड़ो यार, सेल से हमें क्या करना है, कौन सा हम कुछ और फाइंड करने वाले हैं, हमें तो सिर्फ यहाँ पे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करना है, ठीक है। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस यहाँ पे हमें फाइंड करना है। इसमें क्वेश्चन है ईच रेजिस्टेंस ऑफ 1 ओम, यानी हर एक जो रेजिस्टेंस है वो 1 ओम का है। 1 ओम 1 ओम 1 ओम 1 ओम 1 ओम 1 ओम, हर एक रेजिस्टर 1 ओम का है। हमें टोटल रेजिस्टेंस यहाँ पे फाइंड करना है। तो आप यहाँ पे टोटल रेजिस्टेंस किस तरह से फाइंड करेंगे ये देखना है आपको, ठीक है। और यहाँ पे कुछ पॉइंट्स भी दिए गए हैं। ये पॉइंट है अपना y, ये पॉइंट है अपना x और ये पॉइंट है अपना z, ठीक है। यहाँ आपको टोटल रेजिस्टेंस फाइंड करना है। यहाँ पे मैंने आपको ये नहीं बताया कि a और b के बीच में फाइंड करना है। तो टोटल रेजिस्टेंस आप किस तरह से फाइंड करेंगे, सबसे पहले आप x और y के बीच में निकालेंगे, फिर आप y और z के बीच में निकालेंगे। अब x और z के बीच में तो कुछ लगा ही नहीं है, इतना निकाल के ऐड कर तो फटाक से आंसर आ जाएगा। निकालो, चलो x और y के बीच में पहले निकाल के बताओ कितना आएगा। ये देखो दोनों कैसे जुड़े हैं, पैरेलल में। इसको आप थोड़ा मॉडिफाई अगर करें, करना चाहें अगर, तो इसको भी आप ऐसे जोड़ सकते ना, ऐसे देख लो। तो ये तीनों यार कैसे लग गए, फिर पैरेलल में लग गए, नहीं लग गए। तो x और y के बीच में हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जब निकालने को आएगा तो हम क्या लिखेंगे, 1/1 + 1/1 + 1/1। क्या हो जाएगा ये, x y के बीच में कितना हो जाएगा ये, 1/1 नहीं हो जाएगा। उल्टा भी तो करेंगे, x और y के बीच में जब उल्टा करेंगे तो आ जाएगा 1/3। बिल्कुल सेम टू सेम आप सिमिलरली ये देख सकते हो, सिमिलरली y और z के बीच में कितना हो जाएगा, 1/3 ओम। भाई देख लो, इतनी बात में अगर किसी को कोई दिक्कत आ रही तो ठीक चल रहा है। और हमें क्वेश्चन कह रहा था कि हमें टोटल रेजिस्टेंस फाइंड करना है। तो टोटल रेजिस्टेंस फाइंड करने के लिए R नेट, अरे दोनों को भैया ऐड करो, x y + y z ऐड करो भैया, 1/3 + 1/3, आंसर आ गया हमारा 2/3 ओम। ये हो गया हमारा आज का ख़त्म वीडियो, ठीक है भाई।
तो आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, चीज़ें समझ में आई होगी, कॉम्बिनेशन और रेजिस्टेंस पूरा क्लियर हुआ होगा। नहीं क्लियर है तो ये तो प्रीमियर क्लास चलेगा, जब ये वीडियो ख़त्म हो जाए तो आप इसको दोबारा से देख लें, ठीक है। एक एक चीज़ को समझें, इसके बिल्कुल ना करें, ना ही स्पीड को बढ़ाएं, नॉर्मल देखना। एक बार अच्छे से पूरा देख लोगे, क्लियर हो जाएंगे। नोट्स आप बनाएं खुद से, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।